आज हम पेट 2022 को देखते हुए इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन जो घटना चक्र से लिए गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूपी ट्रिपल एससी में बहुत रिपीटेड रहते हैं। वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसमें देखना क्या है, इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, हम बताते हैं आप लोगों को। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल सारथी जीके पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। इस टेलीग्राम ज्वाइन करके इसकी जो पीडीएफ है ये वहाँ से मिल जाएगी। और बाकी हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं समय को वो ना करते हुए। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी है, ये पहला हम लोग देखेंगे। हिंदी की आदि जननी है, ये संस्कृत है, संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है, देखो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली और प्राकृत भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंची है, फिर अपभ्रंश से अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी के रूप ले लेती है। हिंदी के बारे में हमारी क्लासें रेगुलर आएंगी और मैं हिंदी को पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी पेट 2022 का एग्ज़ाम लगा हुआ है 15-16 को, तो उसके लिए जो जितने क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए वो क्वेश्चन आप लोगों को उतने ही सही रहेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आप लोग अभी थ्योरी में पढ़ेंगे तो समय लगेगा, समय हमारे पास नहीं है। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ पीडीएफ पूरा घटना चक्र से, जो देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में, 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य आप लोग ये देखेंगे, सीधा यहाँ से विकल्प देख लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 4 कालखंड कौन कौन है? आदिकाल, भक्तिकाल, ये देख लेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर तीसरा देखते हैं, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। हिंदी साहित्य का ये देख लेंगे हम लोग, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो ए है 1850, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः 1850 से माना जाता है। आप लोग देख लेंगे, इसमें हम वो न चला के पूरा समझ लेंगे। इसमें ऑप्शन तो सारे दिए हुए हैं और बाकी एक्सप्लेन भी कर दिया गया, घटना चक्र से लिए गए क्वेश्चन हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चौथा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम। 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसीलिए थोड़ा स्पीड रहेगी और आप लोग जल्दी से देखते जाएंगे। बाकी पीडीएफ हमारे अपने टेलीग्राम चैनल सारथी जीके पर मिल जाएगी, वहाँ से हमारे अपने कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स से ही जब हम डालेंगे कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और फिर वहाँ उसमें पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट रह जाता है, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। और जयभट्ट का शिलालेख कहाँ था ये भी देख लेंगे। गुजरात के शासक जयभट्ट, गुजरात के शासक जयभट्ट 7वीं 8वीं शताब्दी के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग पाँचवा क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। श्रद्धाराम फिल्लौरी ने पंजाब के हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। जीके का क्वेश्चन भी एक तैयार हो जाता है यहाँ से। आगे देखते हैं लोग, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं? पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, संस्कृत है, उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश से हमारे हिंदी का जन्म, अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ। खड़े ये संस्कृत आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। किसके समय समकालीन ये सब भाषाएं रही, हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है, जितना क्वेश्चन मिल जाए उतने बहुत हैं। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी सब है, संस्कृत भी है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, प्राचीन भाषाएं। तो आगे हम लोग देखते हैं, छठा हो गया। 7वां देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसमें संयुक्त काल नहीं है, आधुनिक काल भी है, भक्ति काल भी है और रीतिकाल भी है। ये देखते हैं, ये भी है, ये भी है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी के साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। उन्होंने इसे 10 वर्गों में बांटा। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में विद्वानों ने मतभेद है। सर्वमान्य रूप से इसे इस रूप में विभाजित किया जा सकता है, आदिकाल वीरगाथा काल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। ये पूरा यहाँ एक्सप्लेन जो दिया है ये आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग देख लेंगे पीडीएफ से। पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। 8वां क्वेश्चन है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं?
ये भी बहुत यूपी ट्रिपल एस का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये भक्ति काल के हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। इनकी रचनाएं हम लोग आगे देखेंगे, इनकी रचनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। अब कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आज भक्ति काल संत के कवि हैं। कबीरदास निर्गुणी मार्ग का विधारक के कवि हैं, जबकि तुलसीदास एवं सूरदास सगुण मार्गी हैं। ये देख लेंगे हम लोग। ये जो एक्सप्लेन किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। सगुण मार्गी हैं, और कबीरदास ही और तुलसीदास और सूरदास अलग थे, और कबीरदास की निर्गुण मार्गी काव्यधारा थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, ए है इसका सही। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग सूरदास। आगे देखते हैं हम सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, और इसमें दिया है वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इनकी रचनाएं थी पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, पुरुषोत्तम, सहस्त्र नाम। आगे देखते हैं सूरदास की रचयिता, सूरदास के सूर सागर के रचयिता कौन है। तो ये जाहिर सी बात है सूरदास सूर सागर के रचयिता सूरदास है। और ये भक्ति काल के सगुण मार्गी काव्य धारे के सूरदास जी रचनाएं थी सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। आगे देखते हैं हम लोग इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। तो भक्ति काल के अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, बिहारी नहीं है बाकी सब हैं, बिहारी नहीं है बाकी सब हैं। सूरदास भी हैं, कबीरदास भी हैं, ये दिया हुआ है। बिहारी सत्सई जो 700 दोहों का संकलन है। बिहारी सत्सई जो एकमात्र रचना है वो 700 दोहों का एक संकलन है, और इनके दोहों में श्रृंगार रस की प्रधानता है, जो गागर में सागर भरते हैं। इनके जो दोहे हैं वो श्रृंगार रस की प्रधानता रखते हैं, जो गागर में सागर भरते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। तो रीतिकाल का कवि कौन है, बिहारी हैं। बिहारी कवि और बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली दोहा संग्रह, ये स्टार लगा हुआ है, यानी कि यूपी ट्रिपल एस के द्वारा ये क्वेश्चन गलत या आयोग के द्वारा गलत छपा होगा, प्रिंट हुआ होगा। देखते हैं इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया। ऐसी चीज़ों को जरूर देखेंगे। इसमें मुरलीधर चतुर्वेदी की रचनाएं रत्नावली, लघु दोहा संग्रह, दोहा रत्नावली आदि हैं। दोहा रत्नावली तुलसीदास की पत्नी, अच्छा, ये दोहा रत्नावली जो है तुलसीदास की पत्नी रत्नावली द्वारा रचित भी मिलती है। चौक प्रश्न में रत्नावली दोहा संग्रह पूछा है, अतः उत्तर स्पष्ट देना संभव नहीं है। तो इसमें तुम्हारे तुलसीदास भी हो सकता है, और रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा है, तो इस रत्नावली के द्वारा दिया होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हेमचंद, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि कौन से प्रदेश से थे। अरे ये तो उत्तर प्रदेश से थे, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कहाँ से, कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं हम पढ़ाएंगे अभी ये देख लेते हैं, फिर रचनाएं भी इनकी पढ़ाएंगे। एक दो रचनाएं पूछ देते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर की भक्ति का निर्गुण स्वरूप है। ये भी हमारे यूपी ट्रिपल एस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। बीजक जो रचना है इनकी बहुत पूछी जाती है, कबीरदास जी की बीजक रचना, बीजक। ठीक है, आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम से, चैनल से हमारी डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से देख लेंगे, ये पीडीएफ उसी पे मिलेगी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, सदुक्कड़ी थी। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसको मिला था, नामवर सिंह को। 1971 में नामवर सिंह को साहित्य आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की सभी भाषाएं कौन सी हैं, ये अपने कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएंगे आप लोग, और फिर हम कमेंट बॉक्स में उसको सही से बता देंगे। आप लोग एक बार बताने की 22 भाषाएं हैं, इसमें दिया हुआ है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, मधुशाला के लेखक कौन है। मधुशाला के लेखक कौन है, बच्चन जी हैं मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, तसद्वार से सोपन तक, और नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं कि याद करूं, मुड़ मुड़ के देखता हूं, ये सब इनकी कविताएं हैं। इसमें मधुशाला हमारे पास रखी भी है और हम पढ़ते भी है, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जरूर पढ़िएगा एक बार। जूही की कली की कविता कवि कौन है। जूही की कली की कविता के कवि निराला हैं, निराला, ये देखते हैं हम लोग, निराला हैं। आगे देखते हैं
जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। और निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रंगभूमि भी लिखी है, कर्मभूमि भी लिखी है, कायाकल्प भी लिखी है, ध्रुव स्वामिनी नहीं लिखी गई है? और सारी इनके मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, इन्होंने उपन्यास बहुत लिखे हैं। इनके उपन्यासों के बारे में मैं पढ़ाऊंगा हिंदी में, जब मेरे क्लास होगी तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। इसमें ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक नाटक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन गोदाम। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप का कवि कौन है? सूरदास हैं। गोस्वामी विट्ठल दास ने संवत 1602 के लगभग अपने पिता वल्लभाचार्य के चार शिष्यों को लेकर अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। अष्टछाप कवियों में शामिल थे कुंभनदास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छेतर स्वामी, चतुर्भुजदास। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे कौन थे? चंद्र पिंगल ऋषि थे। आगे देखते हैं, चंद्रकांता के उपन्यासकार का नाम बताइए। कौन है चंद्रकांत? कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा था। चंद्रकांता अय्यारी उपन्यास, सबसे बड़ा 24 भाग हैं इसमें। और कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं, जिसको कितना समय लगा? चंद्रकांता पहले आता था, हम देखते थे, डीडी दूरदर्शन पर आता था। आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें उसके बारे में। चंद्रकांता एक ऐसा अय्यारी उपन्यास जिसने सबको मोह लिया था। उस समय का सबसे देखा जाने वाला सबसे फेवरेट शो था। 24 भाग हैं इसमें, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा रचना किसकी है? सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विद्या क्या है? क्या है ये? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, निबंध है? क्या है? उपन्यास है। ये सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा का उपन्यास है, जो वर्ष 1952 में लिखा गया। धर्मवीर भारती के एक अन्य उपन्यास गुनाहों के देवता तथा 11 सपनों का देश है। उस गुनाहों सूरज का सातवां घोड़ा है। और उनकी एक रचना है जो उपन्यास है, गुनाहों का देवता है, जो बहुत पूछा जाता है। और 11 सपनों का देश है, ये भी उपन्यास इनका है, उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कहाँ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी अन्य रचनाएं घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ, पाठशाला, बुद्धू एवं कांटा, सुखमय जीवन। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहते हैं। श्रृंगार काल, रीतिकाल में ही श्रृंगार काल कहा गया रीतिकाल को। किंतु अधिकांश विद्वान आज भी इस काल को रीतिकाल कहते हैं, यही अधिक उपयुक्त समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका नामकरण रीतिकाल ही कर गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही इसका नाम रीतिकाल किया गया था। अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? आवारा मसीहा जीवनी है। अतीत के चलचित्र चिंतामणि, नीड़ का निर्माण फिर से ही जीवनी नहीं है, आवारा मसीहा ही जीवनी है। कहाँ किसने लिखी थी? विष्णु प्रभाकर की कृति है। यह बांग्ला उपन्यासकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। और नीड़ का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन अपने ऊपर ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनकी जब रचनाएं पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे। दूसरी शादी जब उन्होंने की, बहुत अच्छा लगता है जब आप हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दिन बैठे बैठे यह अज्ञात बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि उसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? किस लेखक के द्वारा ये लिखा गया है? देखते हैं, इसका ऊपर ही दिया होगा। ये दिया हुआ है मुंशी इंसानल्लाह खां द्वारा। ये लेखक जो है रानी की केतकी की कहानी से उद्धृत है, ये जो लाइन है। आगे देखते हैं हम लोग, 31वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ये काव्यवचन सुधा प्रकाशित की थी। अगला देखते हैं हम लोग, अलंकिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? अलंकिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। आगे देखते हैं हम लोग, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ये पृथ्वीराज रासो है।
पृथ्वीराज रासो। इसके भी बारे में बहुत कहानियां हैं। पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। दिए गए विकल्पों में इसमें देखो एक्सप्लेन में क्या किया गया है। दिए गए विकल्पों में हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है। आगे देखते हैं हम लोग। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। एक्सप्लेन में हम लोग देख लेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंदमठ से ही हमारे वंदे मातरम लिया गया। गबन मुंशी प्रेमचंद्र का है। तितली जयशंकर प्रसाद का है। तितली बहुत बार पूछा जाता है। और जयशंकर प्रसाद की रचना महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंदमठ से ही हमारे वंदे मातरम लिया गया। गबन मुंशी प्रेमचंद्र का है। तितली जयशंकर प्रसाद का है। तितली बहुत बार पूछा जाता है। और जयशंकर प्रसाद की रचना महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत पूछी जाती हैं। आप लोग महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी को जरूर देख के जाएंगे एग्जाम के पहले। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन 35वां देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ये हुई भारतेंदु युग में। 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। चूँकि भारतेंदु युग का युग लगभग 1868 से 1900 तक ईस्वी तक माना जाता है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई। द्विवेदी युग लगभग 1900 से 1920 तक माना जाता है। युग जरूर देख लेंगे हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल कब से है? 1864 से 1938 तक रहा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। इनकी मृत्यु कब हुई? इसमें दिया हुआ है रायबरेली में इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। अगला देखते हैं हम लोग। 37वां क्वेश्चन। मर्यादा और टुडे के संपादक थे। मर्यादा और टुडे के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद थे। आगे देखते हैं हम। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? ये संबोधित करता है नायिकाओं को। नायिकाएं जो होती हैं उन्हीं को संबोधित करते हैं। कवि केशवदास ने नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया। नायिकाएं जो होती हैं पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमारे पेपर में देखने को मिली है। आप लोग देख के जरूर जाएंगे। अगर देख के जाएंगे तो गलत करके नहीं आएंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपन्यास है ये हरिऔध जी का ठेठ हिंदी का ठाठ। आगे हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह भी बहुत पूछा जाता है। यामा रचना महादेवी वर्मा की बहुत बार पूछी जाती है। किस महादेवी वर्मा को यावा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो प्रदान किया गया था। नीरजा इनकी रचनाएं हैं। और रचनाएं इनकी पता है कौन सी हैं? नीरजा है, रश्मि है, निहार है, स्मृति की रेखाएं, ये रचनाएं हैं। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे हम लोग देखते हैं 41वां क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं यशोधरा, जयद्रथ व रंग में भंग, भारत भारती। भारत भारती बहुत बार पूछी गई है। इनकी साकेत के साथ भारत भारती भी बहुत बार पूछी गई है। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखते हैं। अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त की हो गई। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कामायनी है, उर्वशी है। कामायनी बहुत बार पूछी गई है और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। आंसू झरना भी बहुत पूछी गई है। उर्वशी भी पूछी गई है। सुमित्रानंदन पंत की रचना चिदम्बरा बहुत बार पूछी गई है। चिदम्बरा तो आप लोग देख के ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार देखना, पिट में जरूर मिलेगी। चिदम्बरा, पल्लव, उत्तरा, लोकायतन, युगवाड़ी, ग्राम्य आद। नागार्जुन की रचनाएं कौन सी हैं? अकाल और उसके बाद युगधारा, भस्मांकर। द्विवेदी युगेन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? ये हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगेन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी रचनाएं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, यशोधरा भारत भारती हैं। आगे देखते हैं हम लोग 43वां। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? समाज सुधार के लिए कबीर जी ने कौन सा उपदेश नहीं दिया? सारे उपदेश दिए। मूर्ति पूजा का विरोध करना, ये भी दिया। जाति प्रथा का खंडन करना, ये भी दिया। स्त्री पुरुष की समानता, ये नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, ये भी दिया। इसमें देख लें, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत
स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया, बाकी सब दिए हैं। कबीर की रचना में मूर्ति पूजा का विरोध भी हुआ, जाति प्रथा का खंडन भी हुआ, हिंदू मुस्लिम पाखंड भी खत्म किया गया। जायसी की द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? पद्मावत के बारे में बहुत बार पूछा गया है। जायसी के द्वारा रचित है, और ये इसको पूरा किसने किया था? जायसी जो पद्मावत है इसको पूरा किसने किया था, ये जरूर आप लोग बताएंगे। जायसी के द्वारा ही पूरी करके दी गई थी कि इसमें किसी और ने के द्वारा पूरी की गई? समासोक्ति है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत एक प्रेम लौकिक एक कथा समासोक्ति है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, हिंदी आकृत की दृष्टि से निम्नलिखित में किस प्रकार की भाषा है? तो ये श्लिष्ट योगात्मक है। ये क्या है? श्लिष्ट योगात्मक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, ये आगे देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास, ये मंगलसूत्र लिख रहे थे, तभी इनका देहांत हो गया था। फिर इनके पुत्र ने इस मंगलसूत्र को पूरा किया था। उस पुत्र का नाम बताइए। इनका एक जो पुत्र था प्रेमचंद जी का, उसी ने ये मंगलसूत्र को पूरा किया था। इनका अधूरा उपन्यास सबसे लास्ट का उपन्यास है, और आप लोग उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर आप लोग अगर नहीं बता पाते हैं तो मैं 12 घंटे बाद इसका जवाब उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गोदान और इनकी रचयिता जो रचनाएं हैं वो देख लेंगे। गबन, सेवा सदन, कर्म भूमि, निर्मला, कायाकल्प आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ईदगाह, कहानियाँ इनकी, कहानियाँ कौन सी इनकी कहानियाँ हैं? इनकी ईदगाह है, कफन है, बड़े घर की बेटी है, पूस की रात आदि है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें गोदान जो हुआ था, गोदान के बारे में, और गोदान के बारे में हम लोग जरूर दूरदर्शन में एक सीरियल देखते थे। वो कृषि और ग्रामीण जीवन पर की कहानी है, जिसमें धनिया और दो इसमें जो किरदार थे जो बहुत फेवरेट थे, हमको याद नहीं आ रहा है। इनके बारे में पढ़ाएंगे हम, एक लोगों के बारे में पढ़ाएंगे जब समय होगा। अभी तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 48 हो गए हैं, लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं आज हमको। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था? भारतवर्ष में राजा राम मोहन राय ने। देश में राष्ट्रभाषा की प्रति जागृत सर्वप्रथम बंगाल और महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर भी अभी हमारी ये वो अभी भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो ये महाराष्ट्र में राजा राम मोहन राय और ईश्वर विद्यासागर ने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है, अभी भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। समाचार पत्र में लिखा, केशव चंद्र सेन ने अपना समाचार पत्र में लिखा, हिंदी ही अखिल भारत की जातीय राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो ये विद्या सुंदर। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो ये दिया था, सुंदर कवि थे मुगल बादशाह शाहजहां ने। सुंदर एक कवि थे, उनको ग्वालियर के ब्राह्मण थे, ये शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्होंने ही शाहजहां से पहले कविराय और फिर महाकविराय की पदवी दी थी इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा था। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? ये हैं कबीरदास। आगे देखते हैं हम लोग, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार हैं। आगे देखते हैं, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी रामधारी दिनकर जी का उर्वशी। और ये रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका। आज रश्मि रथी के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, आप रश्मि रथी के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। आगे देखते हैं हम लोग, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध है मैथिली शरण गुप्त की रचना। मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना। इनकी अन्य रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन बहुत हैं, उससे चलना पड़ेगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं
इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य व्यंग्य संग्रह हैं वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है इसमें। 58वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में उनके साहित्य की विद्या के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है। निर्मला किसकी रचना है? चीता के फूल किसकी है? भारत दुर्दशा क्या है? वरदान क्या है? तो इसमें इसका राइट आंसर है भी। इसमें निर्मला उपन्यास है, निर्मला एक उपन्यास है, इसमें सही वाला देख लेंगे। निर्मला उपन्यास है, चीता के फूल निबंध है, वरदान कहानी है, भारत दुर्दशा नाटक है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? ने परसर्ग किस बोली में लगाया जाता है? खड़ी बोली में लगाया जाता है। खड़ी बोली कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जिनमें खड़ी बोली बोली जाती है, और खड़ी बोली सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में खड़ी बोली का विकास हुआ, और खड़ी बोली के जनक कौन है? ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखते हैं हम लोग, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति की संक्षिप्त प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे देखते हैं हम लोग, ये मिलाना है, फिर काव्य पंक्तियों में उनके रचनाकार मिलाने हैं। भक्ति ही नहीं एक दिया हुआ है, पहला दिया भक्तिहीन ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। ये किसकी रचना है? ये है गोस्वामी तुलसीदास के। इसमें जो हम राज के लिए मरते हैं, ये किसकी है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। और अगला देखते हैं, ये उपमा मैले हो गए, ये किसकी है? ये है अज्ञेय की, ये उपमा मैली हो गई। और बदतरस लालच लाल की, ये है बिहारी की, ये है बिहारी की। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देख, रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास हैं। कौन सी भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके बारे में आप 2 लाइनें और हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन सा कांड है? इसमें बाल कांड सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। 7 कांड हैं इसमें। रामचरितमानस को कितने तुलसीदास जी की कितना समय लगा था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कितनी उम्र थी तुलसीदास जी की जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी? 77 वर्ष के थे तुलसीदास जी जब इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। 77 वर्ष के थे, 77 वर्ष के थे। और जो बड़ा इसमें कांड है वो बाल कांड है, और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। जो इसमें दिया नहीं वो हम बता रहे हैं। इनकी और अन्य रचनाएं विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामलला नछो। इसमें 2 साल 2 महीने कुछ दिन लगे थे, जो आप लोग नेट से देख लेंगे। जहाँ तक यही सही है। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। अगला देखते हैं हम लोग, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई। सुमित्रानंदन पंत की रचना ये 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले पंत जी पहले व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? छायावादी रचनाकार ही सुमित्रानंदन पंत हैं। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रचनाएं सूर्यकिरण त्रिपाठी निराला रचनाकार हैं, और जयशंकर प्रसाद यादव हैं इनके समय के रचनाकार। आगे 66वां क्वेश्चन देखते हैं, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? संस्थापक संपादक थे। हंस पत्रिका तो में प्रेमचंद जी के समय में विकास हुआ था उसका, उनकी के संपादक वही थे। अगला देखते हैं 67वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। निर्गुण के बारे में आप लोग तो कबीर जी के बारे में ही सब इनके निर्गुण कवि थे। आगे इसमें देख लेंगे हम लोग। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। रहीम तुलसी सूर जायसी मीरा रस खान आदि इस युग की देन हैं, जिन्होंने धार्मिक भावनाओं को से ओतप्रोत कविताओं, छंदों आदि के माध्यम से वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण शाखा, सगुण शाखा। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं, और कबीर और रैदास हैं। सगुण शाखा के कौन कौन कवि हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 68वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखी ये सबसे बड़ा प्रथम महाकाव्य है। मूलतः यह युद्ध प्रधान काव्य है। पृथ्वीराज रासो आप लोग जरूर देखेंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी और यामा बहुत बार पूछी गई हैं और बहुत बार लोगों ने गलत किया है। आप लोग जरूर इसके कन्फ्यूजन को दूर करके जाएंगे। यामा महादेवी वर्मा की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है।
कामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वां है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस सब साहित्यिक विद्या से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं, ये रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति रेखा चित्र साहित्यिक विद्या से संबंधित है। रेखा चित्र ने ही से संबंधित अन्य रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की अतीत की चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आधे अधूरे किस विद्या की रचना है? 71वां क्वेश्चन देखेंगे। आधे अधूरे नाटक है आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। इसके अन्य नाटक हैं अंडे के छिलके, आषाढ़, एक दिन, लहरों का राजहंस। आगे हम लोग देखेंगे 72वां क्वेश्चन। हिम तरंगिनी किसका काव्य ग्रंथ है? हिम तरंगिनी किसका काव्य ग्रंथ है? माखनलाल चतुर्वेदी का। आगे देखते हैं आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी बादल की मृत्यु को माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 73वां हो गया। 74वां देखते हैं हम लोग। केशव प्रसाद द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम विज्ञान गीता था। विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ है। रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसप्रिया और केशवदास की अन्य रचनाएं हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप है शेख बानो की रचना। ज्ञानदीप की रचनाकार कौन है? शेख नबी हैं। रहीम की रचनाएं हैं दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचध्यायी आदि हैं। भूषण की रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना की है केशव ने। कवि केशव की रचनाएं हैं कविप्रिया, रसप्रिया, रामचंद्रिका, छंदमाला,